हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, मैं आज महामैराथन का अगला पार्ट लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न को सही क्रम में सजाइए। निम्न को सही क्रम में सजाइए। असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जबकि अहमदाबाद आंदोलन मार्च 1918 में हुआ था। चौरी चौरा कांड दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और दोस्तों, दांडी मार्च की जो शुरुआत हुआ था साबरमती से दांडी के लिए नवसारी, दोस्तों ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ, लेकिन दोस्तों कांग्रेस के सितंबर में जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, उसी अधिवेशन में दोस्तों सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा पेश किया गया और CR दास ने उसका विरोध कर दिया। तो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और CR दास ने इसका विरोध किया। लेकिन दोस्तों दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और दोस्तों CR दास ने खुद इसका समर्थन किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। और असहयोग आंदोलन का लक्ष्य है 1 वर्ष में स्वराज। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 वर्ष में स्वराज किस आंदोलन का लक्ष्य था। तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। दोस्तों, अहमदाबाद आंदोलन जो था मिल मजदूरों से संबंधित आंदोलन था। मिल मजदूरों से संबंधित आंदोलन था, सूती कपड़ों से संबंधित आंदोलन था। दोस्तों, सूती कपड़ों अर्थात मिल में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले जो है मजदूरों से संबंधित आंदोलन था। जब उस समय जो महामारी फैला हुआ था और महामारी के कारण दोस्तों जो मिल मालिक थे वो मजदूरों को बोनस दिया करते थे, लेकिन फिर बोनस देना बंद कर दिए। मजदूर जो है अपना मजदूरी बढ़ाना चाहते थे और बोनस को भी निरंतर जारी रखना चाहते थे, लेकिन जो मालिक थे वो नहीं देना चाहते थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका आई। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अगर किए हैं तो अहमदाबाद आंदोलन के समय किए हैं। और दोस्तों अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो थे, वह जो मालिक थे वह जो है 20% देने को तैयार थे, लेकिन मिल मजदूर जो थे वो जो है 50% मांग रहे थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के गांधी जी ने कहा 50 और 20 70, अर्थात दोनों का आधा कर दीजिए, 35% पर समझौता हुआ। तो दोस्तों अहमदाबाद आंदोलन समाप्त हुआ। 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था और सितंबर 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। दोस्तों 22 पुलिस वालों को थाना में जो है इनको जला दिया गया। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड हो गया 1922 में, अर्थात 5 फरवरी 1922 को
22 पुलिस वाले फ्राई हो गए। तो याद रखिएगा चौरी चौरा कांड, और चौरी चौरा गोरखपुर में है। दोस्तों दांडी मार्च, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, और दांडी के लिए, और दांडी जो है गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे, और 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ दिया, और उसी दिन से 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका क्या ऑप्शन बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मार्च 1918 बनेगा 2 नंबर। उसके बाद दोस्तों अगस्त 1 अगस्त 1920 1 नंबर। उसके बाद दोस्तों 5 फरवरी 1922 3 नंबर, और उसके बाद दांडी मार्च 5 नंबर, और उसके बाद जो है आएगा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 नंबर। तो 2 1 3 5 4 हमारा सही क्रम बनेगा, ये याद रखिएगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगर आपके ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली नहीं होता तो दोस्तों इसका आंसर गांधी जी हो जाता। यूसुफ मेहर अली याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जबकि गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था, सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को बांकीपुर जेल में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग में रखा गया था। याद रखिएगा सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और महिलाओं में अरुणा आसफ अली भूमिगत होकर के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, और उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रही थी, राम मनोहर लोहिया भूमिगत होकर के नियमित कांग्रेस रेडियो का संचालन करते थे, नियमित संचालन राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। और दोस्तों याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आजाद थे। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 1942 में समानांतर सरकार का गठन उत्तर प्रदेश में बलिया में हुआ था, चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था, शेरे बलिया के नाम से चित्तू पांडे जाने जाते हैं। दोस्तों मारो फिरंगियों का नारा मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे 1857 की क्रांति से संबंधित हैं, और मंगल पांडे भी बलिया के रहने वाले थे, याद रखिएगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में पहली बार जातीय सरकार या समानांतर सरकार का गठन हुआ था। उसके बाद दोस्तों 17 में महाराष्ट्र में जो है समानांतर सरकार का गठन हुआ था। मिदनापुर और तमलुक में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। मिदनापुर तमलुक दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 13 दिसंबर अगला हमारा प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में से ही कई प्रश्न बन सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। अगला दोस्तों 22 जुलाई 1947। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को ध्वज
राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, हमारे देश का संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया, कब अधिनियमित किया गया दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को तो हमारा देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे का समय लगा था दोस्तों, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, यह है कि दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था और 2 जून 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तब से लेकर आज़ादी तक 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था दोस्तों। जब देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब से 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को संविधान सभा के द्वारा आत्मर्पित किया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संक्रमणकालीन अध्यक्ष कौन थे? और संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा की पुस्तक का नाम है सर्च लाइट। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों याद रखिएगा, जब हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अब राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए। राष्ट्रपति का चुनाव तो अभी हुआ नहीं था, लेकिन किसे राष्ट्रपति बनाया जाए? तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को, दोस्तों याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन हुआ था और संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा 24 जनवरी को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं इनके नाम का समर्थन करता हूं। तो याद रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुरू में या संविधान जैसे लागू होने वाला था या लागू होने के बाद से, यानी 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का राष्ट्रपति कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम राष्ट्रपति के रूप में किसने प्रस्तावित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उनके नाम का समर्थन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखिएगा। और पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार हुआ? तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, और उसी में यह निर्णय लिया गया
जब तक कोई आम चुनाव नहीं हो जाता है तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। तो याद रखिएगा, पहले आम चुनाव तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, और याद रखिएगा हमारा यहाँ पे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों एच.सी. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे और टी.टी. कृष्णामाचारी भी दूसरे उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे और एक कनिष्ठ और एक वरिष्ठ। तो दोस्तों याद रखिएगा एच.सी. मुखर्जी वरिष्ठ थे और टी.टी. कृष्णामाचारी जो है कनिष्ठ थे। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राय थे और संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना, 1760 तक था। उसके बाद दोस्तों फिर जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और दोस्तों मतलब बंगाल का गवर्नर था लेकिन थोड़ा इसका विस्तार कर दिया गया, बम्बई को मद्रास को शामिल कर लिया गया और भाई गवर्नर के जगह पे गवर्नर जनरल नाम हो गया। थोड़ा बड़ा क्षेत्र हो गया तो नाम भी बढ़ा दिया गया, यानी गवर्नर जनरल। दोस्तों ये कार्यक्रम चलता रहा। फिर 1833 का अधिनियम आया और 1833 के अधिनियम में कह दिया गया कि बंगाल के गवर्नर ही नहीं, अब जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल है ये भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। तो 1833 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। और दोस्तों फिर 1858 का एक्ट आया और उस एक्ट में कहा गया कि अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं, अब भारत का वायसराय के नाम से जाना जाएगा। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा दोस्तों ये वायसराय चलता रहा। फिर 1947 का भारत शासन अधिनियम आया और तब बंगाल के जो वायसराय था वायसराय को फिर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रथम यहूदी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी कांग्रेस अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज प्रथम यूरोपियन कांग्रेस अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे और लॉर्ड रीडिंग दोस्तों प्रथम यहूदी थे। याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा 1921 से लेकर 1926 तक थे। याद रखिएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, 1886 में, 1893 में, 1906 में। ध्यान रखिएगा 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। यही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ड्रेन थियरी का सिद्धांत दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। राष्ट्रगुप्तार इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों ये याद रखिएगा 29 अगस्त नहीं होना चाहिए, 29 जुलाई है। 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद के नाम पे है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद।
हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, याद रखिएगा। भारत की दीवार राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, याद रखिएगा। दवाल भी के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, सुनील मनोहर गावस्कर पूरा नाम है, याद रखिएगा। चलिए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, सही है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, बिल्कुल क्वेश्चन आ चुका है कई बार। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर भी सही है, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून भी सही है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों हेग में है, याद रखिएगा। निम्न में से असत्य का चयन करें। चेचक एडवर्ड जेनर सही है, टीबी रॉबर्ट कोच सही है, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है, ग्रामोफोन एडिसन गलत है। इसका हो जा क्या होगा, ग्रामोफोन का हो जा ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। और दोस्तों एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से असत्य का चयन करें। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आकलैंड, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध महाराष्ट्र, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग। दोस्तों इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपको, और याद कराने की कोशिश करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, जिनको नोट करना जल्दी से नोट करें, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले मराठा युद्ध की बात है दोस्तों, तो आंग्ल मराठा युद्ध की पहले बात करते हैं फटाफट। आंग्ल मराठा, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध में बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर के 82 तक हुआ। वारेन हेस्टिंग्स उसमें गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। और ध्यान रखिएगा इसमें साल बाई की संधि हुई थी, साल बाई की संधि हुई थी। और दोस्तों दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 तक हुआ था। और याद रखिएगा 18 इसमें बेलेजली था, जिसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, याद रखिएगा लॉर्ड बेलेजली था। और इसमें देवगांव की संधि हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से लेकर के 19 तक हुआ था। और याद रखिएगा इसमें लॉर्ड हेस्टिंग है गवर्नर, यही तो ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स में, वारेन हेस्टिंग पहला आंग्ल मराठा युद्ध में, और तीसरे बारे में लॉर्ड हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा। और इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय को बंदी बना करके जो है कि बिठूर में रखा गया था। कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में मेलकम के सामने समर्पण कर दिया। याद रखिएगा कि तीसरा आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच में, उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय को बंदी बना लिया गया, बिठूर में रखा गया कानपुर में, और दोस्तों पेंशन पर रहने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया। और याद रखिएगा कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में मेलकम के सामने उसने समर्पण कर दिया। और दोस्तों याद रखिएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेशवा के पद को, यानी पेशवाई को या पेशवा पद को कब समाप्त किया गया दोस्तों, 1800 समाप्त, कब समाप्त किया गया, तो याद रखिएगा 1818 में। दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो गई, उसके बाद दूसरा आते हैं आंग्ल अफगान की बात करते हैं। आंग्ल अफगान, आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में शुरू हुआ, आकलैंड के समय में शुरू हुआ था, याद रखिएगा आकलैंड के समय में शुरू हुआ। और दोस्तों शुरू हुआ आकलैंड के समय में और समाप्त हुआ एलनबरो के समय में, याद रखिएगा एलनबरो के समय में समाप्त हुआ था। और कब दोस्तों 1842 में, 1842 में एलनबरो के समय में समाप्त हुआ था। और याद रखिएगा सिंध का विलय जो है
दासों का उन्मूलन किसने किया था? एलन बरो ने किया। दासों का उन्मूलन किसने किया? दासों का उन्मूलन। सिंध का विलय, सिंध का ब्रिटिश प्रांत में, सिंध का ब्रिटिश प्रांत में विलय। किसने किया? एलन बरो ने किया, याद रखिएगा। तो एलन बरो ने दासों का उन्मूलन किया और दोस्तों सिंध का ब्रिटिश प्रांतों में मिलन कर दिया, विलय कर दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसको मैं आपको इरेज कर देता हूं। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। दोस्तों दूसरा यहां पर मैं लिख देता हूं, आंग्ल अफगान युद्ध। चलिए दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों याद रखिएगा 1878 में हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, याद रखिएगा। और दोस्तों तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1919 में हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। 1916 से लेकर के दोस्तों 1916 से लेकर के और 1921 तक ये दो थे, चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो गवर्नर का कार्यकाल चेम्सफोर्ड का 1916 से लेकर 1921 तक था। और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1919 में, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। अब दोस्तों आते हैं हम लोग बर्मा युद्ध की बात करते हैं। बर्मा युद्ध की बात करते हैं, आंग्ल बर्मा युद्ध। दोस्तों पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में हुआ था। उस समय गवर्नर एमहर्स्ट था और यांडबू की संधि हुई थी। दोस्तों यांडबू की संधि हुई थी। दोस्तों दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था, डलहौजी के समय में हुआ था। अवध का कुशासन का आरोप लगा करके किसने मिलाया था ब्रिटिश प्रांत में? डलहौजी ने लगाया था। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प नीति किसका था? डलहौजी का था। हड़प नीति डलहौजी का था, तो याद रखिएगा डलहौजी का। उसके बाद दोस्तों तीसरा भी बर्मा युद्ध है। तीसरा बर्मा युद्ध 1884 में हुआ था, 85 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 85 में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो है डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था, डफला बजा रहा था उस समय और कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना हो रही थी और वो डफला बजा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों इतना आप लोग याद हो गया होगा। अब आते हैं मैसूर युद्ध की बात करते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। दोस्तों आगे आते हैं मैसूर युद्ध की बात करते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ, अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ 1767 से लेकर के 69 के बीच में होता है। और दोस्तों इसमें कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि होती है। वर्लेस्ट बंगाल का गवर्नर था, वर्लेस्ट बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, याद रखिएगा। दोस्तों दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह जो है 1780 से लेकर 84 तक हुआ। ये जो है मंगलौर की संधि होती है, इसमें मंगलौर की संधि होती है। और उस समय वारेन हेस्टिंग्स था गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध होता है वह जो होता है 1790 से लेकर के 92 में होता है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है दोस्तों, पट्टनम की संधि होती है। और इस याद रखिएगा 1790 से 92 में कार्नवालिस था, लॉर्ड कार्नवालिस था, कार्नवालिस।
और दोस्तों याद रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में हुआ। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, तो इतना याद हो गया होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। इसमें मद्रास की संधि हुई थी। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ। इसमें मंगलौर की संधि हुई, वारेन हेस्टिंग था और दोस्तों गवर्नर। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नर बेलेजली था दोस्तों, गवर्नर बेलेजली था, याद रखिएगा बेलेजली, गवर्नर बेलेजली था चतुर्थ आंग्ल मैसूर में भी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं फटाफट क्वेश्चन को आगे करा दूं। प्लासी का युद्ध दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला, याद रखिएगा दोस्तों। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवस्थित है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा नदिया जिले में अवस्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा यह भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है, भागीरथी। तो याद रखिएगा 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके भी? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, याद रखिएगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और ये अंग्रेजों की पहली जीत थी और इसने जो है कि भारत में अपने शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 को दोस्तों। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जबकि अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। और याद रखिएगा दिल्ली का सम्राट, दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और दोस्तों याद रखिएगा बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, दोस्तों मीर जाफर नवाब था, मीर कासिम सेनापति था मीर जाफर का। तो सेनापति ने को भेजा था वहाँ का गवर्नर, वहाँ का जो नवाब था उसने, यानी मीर जाफर नवाब था और मीर कासिम सेनापति था। तो सेनापति की हैसियत से बंगाल का वो कर लड़ रहा था मीर कासिम। दोस्तों बंगाल का नवाब उस समय था मीर जाफर, मीर जाफर था, याद रखिएगा। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसमें किसके किसके बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। सम्राट दिल्ली का कौन था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। लेकिन इसने मीर कासिम अपने सेनापति को भेजा था। अभी मैं याद करा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले बताइए, आप लोग याद करिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच? किसकी जीत हुई? रॉबर्ट क्लाइव की। प्लासी कहाँ है? प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में, किस नदी के तट पर? किस जिले में है? नदिया जिले में, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, हेक्टर मुनरो, सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम के बीच। अवध का नवाब सुजाउद्दौला
अब दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का जो है सेनापति था वह मीर कासिम सेनापति था मीर जाफर का, इतना याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, और मैंने अपने ऑप्शन में दे दिया है बेदरा का युद्ध और बांडीवास का युद्ध, उसमें बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका आंसर फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। बेदरा का युद्ध दोस्तों, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था दोस्तों। अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेज बड़ा शक्तिशाली मनाते थे, हमेशा जीतते थे, तो इसकी जीत हुई और डचों की हार हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? और बेदरा के युद्ध में किसके बीच बेदरा का युद्ध हुआ था? चलो, बेदरा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बेदरा के युद्ध में किसने किसको हराया? अंग्रेजों ने डचों को हराया, याद रखिएगा। और डचों की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। बस आपको इतना ही प्रश्न आपको याद रखना है। दूसरा, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था, फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेजों का नेतृत्व आयर कूट कर रहा था, जबकि इसका काउंटी लाली कर रहा था, याद रखिएगा, काउंटी लाली, याद रख लीजिएगा। आयर कूट ने कूट करके लाल कर दिया था फ्रांसीसियों को, यानी अंग्रेजों का नेतृत्व आयर कूट ने कूट कर लाल कर दिया फ्रांसीसियों को, तो याद हो जाएगा आयर कूट और काउंट लाली, याद रख लीजिएगा। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और वांडीवास के युद्ध में किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। किसकी हार हुई? वांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था, याद रखिएगा। वांडीवास के युद्ध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी किससे हार गए? अंग्रेजों से हार गए। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? फ्रांसीसियों को हराया। हो सकता है दोस्तों फ्रांसीसी के जगह पे आपको फ्रेंच दे देगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर फ्रेंच दे देगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, तो आप परेशान नहीं होना है, फ्रांसीसी को फ्रेंच ही कहते हैं। अंग्रेजों के जगह पे कभी ब्रिटिश दे दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही ब्रिटिश, यही आंसर होगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य का चयन करें। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, ये तो गलत है, सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ, वारेन हेस्टिंग्स था, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पे वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये आकलैंड के समय में शुरू हुआ था, 1839 में, बता दिया हूँ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों एमहर्स्ट के समय में 1824 में हुआ था, शुरू हो गया, ये भी बता दिया हूँ, सही है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स था, 1780 से लेकर के 84 तक था। तो ये आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। 11, अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद अपनी शक्ति स्थापित की थी? प्लासी के युद्ध के बाद तो शुरुआत हुआ था, लेकिन अपनी वास्तविक शक्ति स्थापित की बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को आकाश से उतरा हुआ सेनानायक कहा गया है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए किस गवर्नर ने भारत में अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, उसने ही शुरू कर दिया अपनी शक्ति का प्रदर्शन, रॉबर्ट क्लाइव ने। और वो इतना धन इकट्ठा करके ले गया था, ब्रिटेन इतना धन इकट्ठा करके ले गया था कि उसके खिलाफ जांच बच गया, इंक्वायरी बच गई था, और जांच एकदम समझ लीजिए उसके खिलाफ आने वाला था, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बाकी प्लासी के युद्ध के बारे में हमने चर्चा कर दिया, बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा कर दिया, बेदरा और वांडीवास के युद्ध के बारे में हमने चर्चा कर दिया दोस्तों। यह सी है और ये डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है दोस्तों?
कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और सोडियम। तो कैल्शियम होगा तो इसका मैं ट्रिक आपको दे देता हूं, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक क्या है, हाँ ट्रिक है दोस्तों, ओके हाना कैफ पर सफर से कलम जरूर ले आना, पर सफर से कलम जरूर ले आना, यही एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके हाना कैफ पर सफर से कलम जरूर ले आना। तो किसी का नाम कैफ है आपके दोस्त का, उसको आपने फोन किया और उसके बाद पूछा कि ओके हाना कैफ, उसने कहा हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, पर कहाँ जा रहे हो, सफर जा रहे हैं, पर सफर से कलम जरूर ले आना। तो दोस्तों ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, के से कार्बन, हा से हाइड्रोजन, ना से नाइट्रोजन, कै से कैल्शियम, फ से फास्फोरस। दोस्तों फ से फास्फोरस होगा, प से पोटेशियम, पर से पोटेशियम, सल्फर से सल्फर, से सोडियम, कलम से क्लोरीन, ले से लोहा। 1 2 3 4 4 8 3 11 हो गया हो, ये तो मैग्नीशियम, कलम म से मैग्नीशियम भी है, चला कोई बात नहीं, क्लोरीन के बाद मैग्नीशियम हो, कला कोई बात नहीं, कलम मैग्नीशियम और दोस्तों लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ओके हाना कैफ पर सफर से कलम जरूर ले आना, कहाँ पे, शरीर में ले आना, शरीर में, ट्रिक में। काहे से, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा शरीर में। वैसे ही है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व कौन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व क्या है दोस्तों, OCl कैसे पृथ्वी पर PMT है, प्री मेडिकल टेस्ट, PMT प्री मेडिकल टेस्ट। OCl कैसे पृथ्वी पर PMT है भाई, सॉरी वो क्या, पृथ्वी पर, ठीक है, OCl कैसे पृथ्वी पर PMT है, बस हो गया, पृथ्वी तो इसमें खुद लिखा हुआ है दोस्तों। O से ऑक्सीजन, अभी याद कराते हैं। C से सिलिकॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, अंडरलाइन कर दे ताकि आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, जो कंप्यूटर की चिप किसका बना होता है, सिलिकॉन का। ए से एल्युमिनियम, कैल्शियम, से सोडियम, क्या छूट गया, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम हो गया, कैसे पृथ्वी पर से पोटेशियम, पर चलिए पी से पोटेशियम ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है पर नहीं है, ठीक है। तो सोडियम दोस्तों, पी से पोटेशियम, म से मैग्नीशियम, ट से टाइटेनियम या टिटेनियम,
टीटेनियम, टीटेनियम, ह से हाइड्रोजन। बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक काम कर रहा है कि ओके हाना कहे पर सफर से कलम जरूर ले आना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व OCl कैसे पृथ्वी पर PMT है, OCl कैसे पृथ्वी PMT है। चलिए जल्दी से, ओके हाना कहे पर सफर से कलम जरूर ले आना। ओ से कैसे, कैसे, हा से, ना से, कैसे, फ से, पर से, पोटेशियम, हाँ पर से, सफर से, कल से, म से, ले से। चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, ये शरीर में पाए जाने वाले तत्व हैं पृथ्वी पर। OCl कैसे पृथ्वी पर PMT है। ओ से, सी से, ए से, ल से, कैसे, से, पी से, म से, टी से, ऐसे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इतना याद हो गया होगा तो हमारा आंसर फाइनल बनेगा कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य का चयन करें। निम्न में से असत्य का चयन करें। अयस्क कि लेड का अयस्क गैलना सही है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड सही है, लोहा का अर्जेंटाइट गलत है, जिंक का कैलेमाइन सही है। तो ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं, हमको इसको भी आपको बता देते हैं कैसे याद करेंगे। लेड को गैलन में रखना है, तो लेड को गैलना याद रखना है इसे। अब याद रखिएगा, क्राका एल्युमिनियम बाएं फेंको, काका एल्युमिनियम बाएं फेंको, क्राका एल्युमिनियम बाएं फेंको, अर्थात काका एल्युमिनियम बाएं फेंको। क्रा से क्रायोलाइट हो गया दोस्तों, क्रायोलाइट हो गया। का से काओलिन हो जाएगा, एल्युमिनियम से खुद एल्युमिनियम है। बा से बॉक्साइट हो जाएगा दोस्तों, बॉक्साइट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बॉक्साइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ए से एल्यूनाइट हो जाएगा, एल्यूनाइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फे से फेलस्पर हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों को से दोस्तों कोरंडम हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोरंडम हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्राका एल्युमिनियम बाएं फेंको ना, से पढ़ो, काका एल्युमिनियम बाएं फेंको। ठीक है, तो क्राका एल्युमिनियम बाएं फेंको। क्रा से बा से ए से एल्युनाइट, ए से फेल से और को से कोरंडम हो जाएगा। ये आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम से बॉक्साइट लिखा हुआ है, तो ये बॉक्साइट सही हो जाएगा। लोहा का लिख लो, लोहा में कैसी पहेली, ए भाई लोहा में कैसी पहेली, ठीक है, लोहा में कैसी पहेली। बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। एक दिन इस लोहा में कैसी पहेली को आपके पास चल करके आना ही होगा, आपके पास ठहरना ही होगा। ठीक है, आपको एक दिन इस लोहा को आपके पास रुकना होगा। तो लोहा में कैसी पहेली दोस्तों, में से मैग्नेटाइट, कैसे कैल्कोपाइराइट, और दोस्तों सी से सीडेराइट या सीडेराइट। अब प से
पाइराइट, प से पाइराइट, आ हे से हेमेटाइट, हेमेटाइट, आ ली से लिमोनाइट, 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 लिमोनाइट। बहुत ही शानदार तरीके से बहुत दिन से याद करते होंगे, नहीं याद हुआ होगा लेकिन आज याद हो जाएगा पक्का। कि लोहा में कैसी पहेली, तो मैं से कैसे, कैल्कोपैराइट, कैल्कोपैराइट, कैल्कोपैराइट। सी से पा से पैराइट, पैराइट। हे से और लिमोनाइट, ली से चलिए याद हो गया होगा। और दोस्तों याद रखिएगा अर्जेंटाइट किसका है, तो अर्जेंटाइट दोस्तों जो चांदी का है, अर्जेंटाइट जो है चांदी का है। दोस्तों इसका तो बड़ी मजा आने वाला है जिंक का। जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ, जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ, लिख लो जिंक का दोस्तों। जी केला खाओ और जिंक बढ़ाओ, जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ। बहुत ही शानदार तरीका से आपको याद होगा। जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ, जी से जिंक, तो भैया जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। आज जी से जिंकाइट, जिंक ब्लेंड और जिंकाइट। और दोस्तों कैलेमाइन याद करिए, कैलेमाइन याद करिए, ठीक है। तो दोस्तों जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ, जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और कैलेमाइन हो जाएगा, और जिंक से जिंक खुद हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद हो गया 3। जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ, जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ। जाकर घर पे बोलना, ऐसे ही 2-3 बार याद हो जाएगा। जी केला खाओ जिंक बढ़ाओ, भैया जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और कैलेमाइन। मजे लेकर के पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। निश्चित रूप से पढ़ने की जब मन में तमन्ना होगा तो मन लगेगा निश्चित रूप से। अब मन में जब पढ़ने का उत्साह ही नहीं रहेगा, तमन्ना ही नहीं रहेगा, कुछ नया सीखने की तमन्ना ही नहीं रहेगा, तो मन ही नहीं लगेगा। और जब मन लगेगा पढ़ने में ना, तो भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा, सब साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? दोस्तों भीमराव बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता 1957 में इनका गठित हुआ था। अशोक मेहता 1977-78 में, और LM सिंधवी 1986 में। याद रखिएगा ये जो है तीनों पंचायती राज से संबंधित हैं, जबकि दिनेश गोस्वामी चुनाव आयोग से संबंधित हैं, चुनाव आयोग से संबंधित है। याद रखिएगा। तो दोस्तों बलवंत राय, बी आर मेहता का मतलब बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था दिए थे। अशोक मेहता 2 स्तरीय दिए थे। LM सिंधवी पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने की बात किए थे। LM सिंधवी और थुंगन समिति। दोस्तों सादिक समिति का भी संबंध पंचायती राज से है, 1963 में गठित हुआ था। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, डिटेल्स में अगले वीडियो में कर देंगे। निम्न में से कौन असत्य है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने किया, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया, जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को इंदिरा गांधी ने किया था। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ, सही है। और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ। LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। ये सब सही है। मैं यहाँ नाबार्ड के बारे में, सेबी के बारे में डिटेल्स नहीं जाऊँगा, लेकिन क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। असत्य का चयन करें। समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में, सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 होना चाहिए, याद रखिएगा। और दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित अधिकार 29 और 30 है, दोस्तों याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सिखों को कृपण वगैरह रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 देता है अधिकार। भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी, देखो दोस्तों याद रखिएगा, रमा देवी, याद रखिएगा। किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी, जबकि अन्ना जॉर्ज पहली IAS थी।
और याद रखिएगा राज्यसभा में चुने जाने वाली पहली महिला देविका, राज्यसभा में चुने जाने वाली पहली महिला देविका रानी है। मनोनीत होने वाली पहली महिला है देविका रानी। अन्ना हजारे पहली IPS किरण बेदी है पहली महिला, और रमा देवी पहली चुनाव आयुक्त हैं। 1990-91 में बनी थी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं, याद रखना। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में NK सिंह है, ठीक है, NK सिंह है, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे दोस्तों, ये चीज हीरालाल जेकानिया था, हीरालाल जेकानिया थे, याद रखिएगा। हीरालाल जेकानिया थे, याद रखिएगा, जेकानिया। और दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं UU ललित, उदय उमेश ललित, और ये 49वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में जब आप लोगों का भी पेपर होगा तो वही रहेंगे दोस्तों। नवंबर में इनकी बदलने वाले हैं, नवंबर में बदलने वाले हैं, लगभग 27 नवंबर के लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम CAG V नरहरि राव, और वर्तमान में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूचित जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।